अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान पीर अज़हर। आज मैं आया हूं सरहदी ज़िला कुपवारा के रावतपुरा की इस गांव में। यहाँ पे हाल ही में जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नताइज सामने आए, तो उनमें यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि रावतपुरा गांव के इस बिछड़े हुए इलाके के हुज़ैफ रशीद ने चौथी पोजीशन हासिल की। हम इनसे ये जानेंगे, इन्होंने इस इम्तिहान को पार करने के लिए किन लोगों की खिदमत हासिल की है और आगे जाके ये किन लोगों की खिदमत करना चाहेंगे। सर, पहले हम आपसे ही जानेंगे कि आप इस दूर दराज इलाके से हैं, हाँ जी सर। तो आपकी परवरिश कैसी हुई? कौन लोग थे जिनने आपकी खिदमत की? देखिए, मैं इस मामले में काफ़ी लकी था। तो मेरे चाचा और पापा जो थे मेरे यहाँ, तो हम लोग श्रीनगर में सेटल हो गए थे। तो मेरी सारी पढ़ाई वहीं पे हो गई श्रीनगर में। मैंने स्कूलिंग एक टेंडल स्कूल स्कूल श्रीनगर में है, वहाँ से स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने बीटेक किया एनआईटी श्रीनगर से। और उसके बाद बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने 4 साल कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब किया। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की 2020 से। और इट हैज़ बीन नाउ 3 साल हो गए, 3-4 साल बाद आज रिजल्ट मेरे फेवर में आया है। चौथी पोजीशन, क्या ये उम्मीद थी? नहीं, सच कहूँ तो उम्मीद तो नहीं थी। लिस्ट में आना था, वही एक होप थी कि मैं लिस्ट में आ जाऊँ। बट चौथी पोजीशन आना मतलब मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मेरे सब खानदान के लिए फ़ख्र की बात है। जहन में कैसे आया कि आप इस एग्जाम में जाएंगे? ऐसा कोई पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए जाऊँ। 2020 में जब कोविड आया तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया, मैं और मेरा फ्रेंड मनान उसका नाम है, हमने डिसाइड किया कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। क्योंकि मैंने 4 साल जॉब किया था कॉर्पोरेट लाइफ में। अब मैं चाहता था कि अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने श्रीनगर में वापस आके लोगों की लिए अब कुछ काम करूँ। तो वही एक मोटिवेशन था। धीरे-धीरे पता चला कि एग्ज़ाम उतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं। बट मुझे लगता है कि उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर लोग अपना टाइम देंगे, एस्पिरेंट्स अपना टाइम देंगे, तो आई थिंक ईज़िली एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकता है कोई भी। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपका मकसद क्या था? मकसद तो यही था कि अपने स्टेट में वापस आना है, अपने लोगों की सेवा करनी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 4 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया था। तो बट अब मैं चाहता था कि मैं ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों के बीच में काम करूँ। तो वो एक बड़ा मोटिवेशन था मेरा इस फील्ड में आने के लिए। हम ये जान सकते हैं कि आइंदा जाके जो आप बोल रहे हैं कि अपने लोगों के लिए काम करना है, आपके ज़हन में क्या है? कौन-सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपका ज़्यादा फ़ोकस है कि आप इस सेक्टर में काम करोगे, डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल हो या और कुछ? देखो, एज़ सच तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक मैंने सोचा नहीं है अभी तक। जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा, जिस भी सेक्टर में मुझे मौका मिलेगा, चाहे यहाँ पे भी मुझे प्लेस किया जाएगा, तो मैं उसमें अपना 100% दे दूँगा, वो कोई भी सेक्टर हो। तो एज़ सच मेरा कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, स्पेसिफिकली मुझे कोई सेक्टर नहीं चाहिए। जहाँ पे मुझे प्लेस करेंगे, जो भी सर्विस हो, जो भी काम हो, मैं पूरे दिल से करूँगा। जो भी हमारे यहाँ पे ऑफ़िसर साहिबान सामने आते हैं, बहुत सारे अफ़सर साहिबान एक तो ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। तो आपके ज़हन में क्या होगा? देखो खिदमत होगी या ड्यूटी होगी? देखो, इस एग्ज़ाम का नाम ही इसको बोलते ही है पब्लिक सर्विसेज़। तो हम लोग पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। तो लोगों की खिदमत करना, उनको गवर्नमेंट की सर्विसेज़ पहुँचाना ही हमारा मेन मकसद होता है। तो ड्यूटी ही हमारी ड्यूटी का नाम ही पब्लिक सर्विसेज़ है। तो हमारा काम ही यही है कि पब्लिक को सर्विस डिलीवरी करना। इन जैसे इलाके में जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, रावतपुरा एक दूर-दराज़ इलाका है, यहाँ पे उतनी फैसिलिटी भी नहीं है। आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल, उनकी हालत बुरी है। हमारे अस्पताल की सिचुएशन आप देखिए, उनकी हालत बुरी है। तो इन जैसे इलाकों के जो यूथ है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्या वो अपने ही घर में सेटल होके पढ़ें या बाहर भी उनको लेने वाले हैं? ये देखो, एज़ सच इस एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है। अब आज से 2-3 साल पहले ये एग्ज़ाम ऐसा था कि बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी या आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ती थी। बट अब एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा बन गया है कि आप घर पे बैठ के भी अगर आपके पास न्यूज़पेपर आ रहा है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो टू दिल्ली और श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जा सकते हो तो किसी के पास है एवेन्यूज़ जाने के लिए तो बेटर है, क्योंकि लोगों के साथ इंटरैक्शन होती है, आपको पता चलता है कि कॉम्पिटिशन कहाँ पे है, कौन लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ पे हो। लेकिन अगर आप इस साल का भी रिज़ल्ट देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे तहसीलों से क्वालीफ़ाई किया है जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। तो एज़ सच इस एग्ज़ाम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि चाहिए ही कि बाहर जाना तभी क्वालीफ़ाई हो जाएगा। हाँ, न्यूज़पेपर अगर आप ला सकते हो घर पे या मोबाइल पे भी आपके पास आज इंटरनेट से अवेलेबल है, तो आई थिंक कि घर पे बैठ के भी आप ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे नौजवान के ज़हन पे यही होता है कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएँगे।
नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात बोलूँगा कि मैं लकी था इस मामले में, मुझे फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं था। बट मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जो आईएएस भी बन गए, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ जिनने पढ़ाई स्टार्ट की थी, दे उनके पास कुछ भी नहीं था, राइट फ्रॉम ज़ीरो उन्होंने स्टार्ट किया। बस एक न्यूज़पेपर ही तो चाहिए जो आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, और फिर टॉपर्स वगैरह भी आपकी हेल्प कर ही लेते हैं कि अगर आप किसी टॉपर के पास जाओगे, आप उनको नोट्स माँगेंगे, तो कोई टॉपर डिनाई नहीं करता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता है, आपको नोट्स अपनी शेयर करता है। तो आई डोंट थिंक ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि घर पे बैठ के आप ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो। क्या हम ये जान सकते हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या रहे इस दौरान? मेरा नॉर्मल सब्जेक्ट तो सबके सेम ही रहते हैं। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन था। मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें थोड़ी जीएस की सिमिलैरिटी थी, क्योंकि मैं खुद बीटेक बैकग्राउंड से था, तो मेरा किसी ऑप्शनल पे एज़ सच तो होल्ड नहीं था। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस इसलिए प्रेफ़र किया, एक तो जीएस के साथ इसका थोड़ा-सा सिलेबस ओवरलैप करता है, और थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करंट बेस्ड ऑप्शनल है, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया था। लोगों के ज़हन में या खासकर जो नौजवान के ज़हन में ये होता है कि इतनी कम मुद्दत में हम ये क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, जैसे कि आपने क्या करके दिखाया। तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता इस एग्ज़ाम के बारे में। इस दिस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क के साथ आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने जल्दी क्वालीफ़ाई किया है। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं इस एग्ज़ाम में। मैंने पिछले साल भी इंटरव्यू दिया था। मैं उसमें भी क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया था। फिर मैंने आईएएस के भी काफ़ी मेंस दिए हैं, तो उसमें भी नहीं हो पा रहा था। तो ये एग्ज़ाम उतना सिंपल नहीं, मैंने भी उतने आसानी से क्वालीफ़ाई नहीं किया है। बट कर लेते हैं कुछ लोग, किसी को 1 साल लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल लग जाते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए 6 साल आपको दे देते हैं, 6 अटेम्प्ट्स आपके पास होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम के साथ कंसिस्टेंट रहोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, आप फेलियर्स को ओवरकम करोगे, तो सक्सेस आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस मेक्स मैन हाँ, परफेक्ट जैसे। प्रैक्टिस डेफ़िनिटली आप जितना प्रैक्टिस करोगे कि इस एग्ज़ाम के लिए, जितना आप फेलियर से सीखोगे, उसी से आप आगे चल पाओगे और इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाओगे आप। मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है जो आपने पहले सब्जेक्ट्स लिए होंगे उसी पे आप जाएँ। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप टॉपर्स के साथ बात कर लें, जिनने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे। आप खुद से भी देख लो कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, कि बहुत वैरिड ऑप्शनल्स होते हैं चूज़ करने के लिए। तो जिसमें आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट आता है, मेरा इंटरेस्ट इसीलिए आया था क्योंकि ये थोड़ा करंट बेस्ड ऑप्शनल है, इसमें थोड़ा करंट इश्यूज़ में ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, तो उस वजह से मैंने जस्ट ये ऑप्शन लिया था। बट कोई भी ऑप्शन आप देख लो, बच्चे बीटेक बने बैकग्राउंड से, एमबीबीएस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, अलग-अलग वैरिड ऑप्शनल्स लेके ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते हैं। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवान जो अभी तैयारी कर रहे हैं यानी कि जिनने ये ठान लिया कि हमें केएस करना है, तो आपकी क्या सजेशन होगी उनके लिए? उनको कितना टाइम देना होगा? क्या कुछ करना होगा? जो स्टार्ट में आता है इस एग्ज़ाम में, उसको थोड़ा-सा तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 8 से 9 घंटे अगर वो कंसिस्टेंट पढ़ाई करेंगे स्टार्ट में, तो बट उसके बाद जब वो थोड़ा-सा होल्ड आ जाता है एक सब्जेक्ट पे, उसके बाद आप थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, आंसर राइटिंग पे फ़ोकस कर सकते हैं। बाकी आप जो अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 15-16 घंटे की पढ़ाई चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, आपको सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं। आपको कितनी शादियाँ नहीं अटेंड करनी पड़ती है, कितने दोस्तों से मिलना बंद हो जाता है, तो वो आपको करना पड़ता है वो, बट ऐसे आसानी से तो कुछ नहीं मिल जाता। बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में बिल्कुल 15-16 घंटे एक ही जगह बैठ के आपको पढ़ना है। आप आराम से, कोई फ्री टाइम मिलता है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको पसंद है उस टाइम में करना। शादियों के वगैरह? नहीं, नहीं, शादी भी कर सकते हैं। इस बार भी आप देखो रिज़ल्ट, बहुतों ने क्वालीफ़ाई किया है जो मैरिड थे। मेरे साथ जो इंटरव्यू दे रही थी एक लड़की, वो जम्मू की थी। शी वाज़ मैरिड, उसके हस्बैंड आए थे साथ उसको ड्रॉप करने के लिए। तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। बस एक चीज़ है कि आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी रखनी है इस एग्ज़ाम में। अगर आपको फेलियर्स मिल भी जाते हैं रास्ते में इस एग्ज़ाम में, तो उनको ओवरकम करके आपको गिव अप नहीं करना है इस एग्ज़ाम के लिए आप। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जो इसकी पढ़ाई करता है, उसकी नॉलेज बेस इतनी बढ़ जाती है कि वो कुछ ना कुछ तो इसके बगैर भी लाइफ में कर ही लेता है। तो आई थिंक कि अगर कोई जाना चाहता है इस एग्ज़ाम में, जाए, वेल एंड गुड। नहीं जाना चाहता है तो देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज़, बाकी चीज़ें भी हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि जो इसमें गया और अगर नहीं हो गया उसका किसी भी तरीके से, उसकी नॉलेज इतनी अच्छी होती है ना कि वो कहीं पे भी सेटल हो जाएगा आगे जाके। गाँव के लोगों का हर वक़्त ये शिकवा रहता है, जो भी ऑफ़िसर्स हमारे आते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, केएस ऑफ़िसर्स हो, उनका ये होता है कि जो भी ऑफ़िसर सामने आते हैं उभर के, तो उनकी प्रेफ़रेंस हमेशा सिटी रहती है।
अपने गाँव के लिए कुछ नहीं करते हैं, आपका क्या होगा? नहीं, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये का बड़ा डाइवर्स सर्विसेज़ है सिविल सर्विसेज़ में। इसमें लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। और अगर आप पोस्टेड भी होते हो किसी सिटी में, तो हार्डली यू सर्व देयर फॉर 2 या 3 साल के लिए आपको सर्व करने को मिलता है। और मेजॉरिटीली आप तो तहसील्स या ब्लॉक्स में ही काम करते हैं। तो अपना गाँव हो या किसी और का गाँव हो, आपको तो अल्टीमेट एम तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी ही है। तो वो या सिटी में हो या गाँव में हो या किसी एक तहसील में हो या किसी दूसरी तहसील में हो, जहाँ पे भी आप होगे आपको 100% वहाँ पे देना है आपका। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम बाहर दिया है, अभी क्या कोशिश होगी? नहीं, अब तो डेफ़िनेटली मैं चाहता था कि मैं घर आके वापस अपने लोगों के लिए काम करूँ अब। तो डेफ़िनेटली मैंने बहुत टाइम दिया है बाहर 6-7 साल, पहले 4 साल जॉब के साथ, उसके बाद 2-3 साल प्रिपरेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि मेरा एक एक्सपोज़र अच्छा-सा आ गया है कि मैं अब आजकल आप अगर देखोगे तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी चेंज हो गई है अब। वो ट्रेडिशनल मेथड्स काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वो एक्सपोज़र मुझे बाहर मिला है, वो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ और लोगों के लिए अच्छे काम कर सकता हूँ, होपफुली इंशाल्लाह। जो एक्सपोज़र की कमी है हम लोगों में यहाँ पे, जो भी गाँव के देहात के जो लड़के होते हैं, एक्सपोज़र की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखो एज़ सच मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, ऑनलाइन सब कनेक्टेड है। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कोई बाहर नहीं जा पाता है, तो कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो वैसे भी वो इस सर्विस में आके इस क्योंकि ये सर्विस इतनी डाइवर्स है, तो उसको वैसे भी एक्सपोज़र मिल ही जाएगा आगे जाके इस सर्विस के थ्रू तो बट स्टिल आई बिलीव कि जो क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से पूरा दुनिया कनेक्टेड है, तो आई थिंक कि आजकल लगभग मिनिमम एक्सपोज़र तो हर किसी को ही है आजकल। कुपवारा की आवाम के लिए कोई मैसेज? मैसेज तो यही है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो बच्चे यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में कि मैं उनको जहाँ पे भी उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं उनको हेल्प करूँ और इस डिस्ट्रिक्ट के पैरामीटर्स इम्प्रूव हो जाए, ओवरऑल कश्मीर के पैरामीटर्स इम्प्रूव हो जाए और इंशाल्लाह जो भी यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, होपफुली इंशाल्लाह वो नेक्स्ट साल लिस्ट में उनका नाम आ जाए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हुज़ैफ रशीद साहब, जिन्होंने खासकर नौजवानों को ये मैसेज दी, अगर आपको कुछ भी करना है तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए और अपने कौम के लिए कुछ काम करें। अशरफ चराग के साथ मैं हूँ पीर अज़हर कुपवारा से।